वो एक पार्ट था ना दूसरा, क्या नाम था उसका, एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें ये नाम आया था कांग्रेस प्रणाली, आया था ना। और कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या था वहां पर, क्योंकि शुरुआत के जो 3 आम चुनाव हुए, पहला आम चुनाव होता है कब, 1952 में, और दूसरा आम चुनाव 1957 में, और तीसरा 1962 में। पांच पांच ही तो जोड़ने हैं इनमें, 1952 में 5 जोड़ेंगे तो 1957, 57 में 5 जोड़ेंगे तो 1962। यानी इन 3 आम चुनावों के बारे में वहां बताया गया, और तीनों आम चुनाव जो हुए वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा, एक ही पार्टी का दौर रहा। और कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस। और ज्यादातर सीटें वहां प्राप्त की उसने। 1952 के चुनाव में अगर देखें तो कितनी सीटें प्राप्त की थी कांग्रेस ने, 364 सीटें प्राप्त की। और 1957 के चुनाव में 371 सीटें प्राप्त की, और 1962 के चुनाव में 361 सीट, यानी हर बार 300 प्लस रहे, यानी ज्यादातर बहुमत किसे मिला, कांग्रेस को मिला। इसीलिए पाठ का नाम भी क्या था, एक दल के प्रभुत्व का दौर। लेकिन यहां ये बता रहा है कि कांग्रेस, ये एक तरह से इसे हम एक दल के प्रभुत्व का दौर भी कह सकते हैं, या कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाने लगा। ये तो कांग्रेस सिस्टम ही है, दूसरी पार्टी का कोई आसपास लेना देना ही नहीं है। जब 300 से प्लस सीटें जीत रही है कांग्रेस, और एक चुनाव की बात नहीं, लगातार 3 आम चुनावों तक, तो इसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाने लगा। कांग्रेस प्रणाली के बाद में ये कह रहा है कि चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, क्या चुनौतियां आई कांग्रेस के सामने। तो पहली चुनौती तो ये आई कि हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल की मृत्यु हो जाती है तो चुनौती रहती है उत्तराधिकार की, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार की चुनौती कैसे, कि अब नेहरू के बाद कौन, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब देश को, या देश के मान लो नीति निर्माताओं को, पार्टी को ये चिंता सताने लगी कि अब नेहरू की जगह कौन लेगा, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व था उनका। और ये बात कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में ये था कि अब हो सकता है कि या तो मान लो, और जो विदेश था, दूसरे जो देश थे, वो तो यहां तक सोच रहे थे कि अब पता नहीं वहां लोकतंत्र बच पाएगा या नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो सेना का शासन आ गया था। और यहां भी ऐसा था कि हो सकता है आने वाले समय में यहां भी सेना का शासन आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस उत्तराधिकार के मुद्दे को बहुत ही आसानी से सुलझा लिया गया। एक उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, नाम था उनका के कामराज। के कामराज ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई, और संसदीय बोर्ड की मीटिंग में सलाह मशवरा किया कि भाई हमें किसे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और आसानी से सहमति बन गई, किसके नाम पर, कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। कोई विरोध नहीं, ईमानदार छवि। और पहले ये रेल मंत्री भी रहे थे, रेल मंत्री थे उस समय, कोई एक रेल दुर्घटना हो गई थी, और इतने ईमानदार पद के प्रति कि रेल दुर्घटना के बाद में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आजकल कई मांग करते हैं ना, किसी विभाग से संबंधित कोई घोटाला हो गया, कोई इस तरह की मान लो, और कोई ऐसी विपदा आ गई, तो लोग मांग करने लग जाते हैं, भाई इस मंत्री को हटाओ, इस मंत्री से इस्तीफा लो। लेकिन फिर भी वो पद के ऊपर चिपके ही रहते हैं, इस्तीफा देने वाली बात नहीं होती है। लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने बिना किसी मांग के और इस दुर्घटना की, रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी इनका एक तरह से छवि इनकी बढ़िया थी पूरे देश में, इसलिए कोई विरोध नहीं था। तो विरोध नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। कब बने,
1964 में ही बन गई, और 1964 से लेकर के 1966 तक, यानी कुछ समय तक ही प्रधानमंत्री रहे। एक समझौता हुआ था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 का। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता हुआ, वो ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे ये, और 10 जनवरी 1966 इनकी मृत्यु हो गई। अब वही प्रश्न दोबारा, पहले क्या था कि भाई जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आएगा, और अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद में कौन। तो यहां जितनी आसानी से यह मुद्दा सुलझा लिया गया था कि लाल बहादुर शास्त्री को नॉमिनेट कर दिया, कि कामराज ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई और इस बात के ऊपर आम सहमति बन गई कि भाई लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अब व्यवस्था ये हो गई कि कुछ लोग तो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को, और दूसरे पक्ष वाले जो लोग थे वो चाहते थे प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, मोरारजी देसाई को। फिर कौन बना प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी बनी। हालांकि अनुभव के मामले में मोरारजी देसाई ज्यादा बढ़िया थे उस समय। बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। बंबई प्रांत का मतलब आज वाली मुंबई नहीं, आज तो मुंबई एक राजधानी है। उस समय बंबई प्रांत था, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर के एक राज्य था बंबई, और उसके मुख्यमंत्री कौन रहे थे? मोरारजी देसाई। और जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री भी थे, इसलिए अनुभवी व्यक्ति थे। लेकिन कांग्रेस के नेता, और कौन से नेता, बाद में इसे जाना गया सिंडिकेट के नाम से। किस नाम से? सिंडिकेट। सिंडिकेट में कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता जो अपने आप को अनुभवी मानते थे। उनका मानना यह था कि यदि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो मोरारजी देसाई तो खुद अपने आप में अनुभवी है, तो उनकी राय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वो जो सिंडिकेट वाले नेता थे वो चाहते थे कि क्यों ना इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इंदिरा गांधी के पास इतना अनुभव भी नहीं है, और एक तरह से लोगों की सहानुभूति भी रहेगी कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है, और उस समय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, देश की हालत कोई, इसे आपके बुक में है कि इसे एक खतरनाक दशक कहा जाता है, 1960 के दशक को। क्यों कहा जाता है? 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1965 से लेकर के 1967 तक खाद्यान्न संकट, यानी पूरा समस्याओं का दौर रहा। और ऐसे समय पर जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो 1967 में एक चुनाव आता है, 1969 में एक राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब राष्ट्रपति बनाया जाना है, तो राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर के, क्योंकि 1967 में इंदिरा गांधी को पहले वो प्रधानमंत्री बन गई थी, तो इन सिंडिकेट के नेताओं ने, सिंडिकेट मतलब कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, अनुभवी नेता, उन नेताओं ने क्या किया, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या थे उस समय? लोकसभा के अध्यक्ष।
सिंडिकेट ने कहा कि हम नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाएंगे, और इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी, इनका आपस में कोई विशेष इतना तालमेल था नहीं, एक तरह से बनती नहीं थी, राजनीतिक गतिरोध हम इसको कह सकते हैं। तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति बने, और अगर नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति बन भी जाते तो ये होता कि सिंडिकेट जो है उसकी जीत हो जाती, यानी देश में एक मैसेज जाता कि भाई सिंडिकेट में बड़े पावरफुल नेता हैं, और सिंडिकेट का पावरफुल होना मतलब इंदिरा गांधी की छवि को नुकसान पहुंचना। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसी समय दूसरे नेता थे वीवी गिरी, ये उस समय देश में उपराष्ट्रपति थे। और इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किसे खड़ा कर दिया, वीवी गिरी को। ये क्या है, स्वतंत्र उम्मीदवार। स्वतंत्र उम्मीदवार का मतलब किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, पार्टी के उम्मीदवार तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन सी पार्टी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी। अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया, एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भी कांग्रेस के ही हैं, लेकिन है क्या, वो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। वैसे अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, और दूसरी तरफ वीवी गिरी। दिलचस्प इसलिए हो गया कि कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रही है, अब जीतेगा कौन। तो ऐसे अवसर पर इंदिरा गांधी ने एक बात कही कि आप, उस समय एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा ने क्या किया, व्हिप जारी किया। व्हिप क्या होता है, व्हिप जारी करने का मतलब है कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मतलब है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए व्हिप जारी, हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे संविधान के अनुसार व्हिप जारी होता नहीं है, लेकिन एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी करके आदेश दिया कि आपको किसे वोट देना है, नीलम संजीव रेड्डी को। और इसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया, क्योंकि इंदिरा गांधी तो अध्यक्ष थोड़ी थी पार्टी की, देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि आप किसकी आवाज पर वोट दीजिए, अंतर आत्मा की आवाज। एस निजलिंगप्पा क्या कह रहे हैं कि आपको वोट किसे देना है, एस निजलिंगप्पा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को वोट देना है, और कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी क्या कर रही है कि भाई अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हैं वो भी, इसलिए सीधा तो नहीं कह सकती कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना है। उन्होंने कहा कि आपको अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है। लोगों ने, कौन से लोग, जो निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, जिसे आप एमएलए कहते हैं। साथ साथ एक और है, दिल्ली और पुडुचेरी, वहां भी विधानसभा है, उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। लेकिन कौन से सदस्य होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एक तो संसद के सदस्य प्लस राज्य की विधानसभाओं, विधानसभाओं इसलिए कि सारे राज्यों की विधानसभाएं आ गई, विधानसभाओं के सदस्य। अब क्योंकि राज्य तो कितने हैं,
28, लेकिन 2 विधानसभा और भी हैं इसमें, प्लस संघ शासित क्षेत्र कौन सा, दिल्ली, और दूसरा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी। और इनके सभी सदस्य कौन से होते हैं, केवल निर्वाचित। निर्वाचित नाम क्यों दिया है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन से सदस्य लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। ये यहां पर थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो क्या होता है, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल संसद के सदस्य ही होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के नहीं होते हैं। यहां जो ये सदस्य थे, संसद के सदस्य प्लस राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य थे, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का परिणाम यह आया कि वीवी गिरी चुनाव जीत गए। यानी यहां पर सिंडिकेट की हार हुई और इंदिरा गांधी की जीत हुई। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, और विभाजन किस तरह से हुआ, एक को कहा जाने लगा कांग्रेस ओ, और दूसरी थी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, और आर का मतलब है रिक्विजिनिस्ट। पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ओ किससे संबंधित थी और कांग्रेस आर किससे संबंधित। यानी दो भागों में विभाजन हुआ। कांग्रेस ओ में तो कौन से नेता थे, सिंडिकेट से संबंधित नेता। सिंडिकेट के जो नेता थे वो कांग्रेस ओ में थे, ऑर्गेनाइजेशन में। और कांग्रेस आर, इसमें कौन नेता थे, इंदिरा गांधी से संबंधित कांग्रेस, इंदिरा गांधी। यहां मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है। आर है ना इसमें, इंदिरा में भी आर आ रहा है, तो ये मान लो कि जहां आर है वो इंदिरा गांधी से संबंधित जो नेता थे, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी। और इसे एक एक चीज और कहा गया, ये थी पुरानी कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, और ये थी नई कांग्रेस। क्योंकि विवाद ये था कि भाई हम किसे नई असली कांग्रेस कौन सी है। अभी था ना पिछले दिन वो महाराष्ट्र का विवाद चला, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है उस पर कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास जाएगी या उद्धव ठाकरे के पास जाएगी। अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है मामला। अब क्या निर्णय आएगा वो भविष्य के गर्भ में है। तो उसी समय ये मामला पहले भी ऐसा हुआ कि कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली वो सही कांग्रेस है, असली कांग्रेस है, या एस निज लिंगप्पा जो पार्टी के अध्यक्ष थे उसे कांग्रेस माने। तो इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। ये दक्षिण भारत के, इसीलिए नाम इनका एस निज लिंगप्पा है। चौथा आम चुनाव कब होता है, 1967 में। अब कुछ ऐसा मतलब इस तरह का गतिरोध आया कि ये बताया जैसे दो भागों में विभाजित हो गई, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता थे, वयोवृद्ध नेता थे, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, इस टाइप के जो लोग थे वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। इंदिरा गांधी ने समय से पूर्व ही, हालांकि ये जो 67 का चुनाव हुआ ना, पहला चुनाव 1952, दूसरा 1957 और तीसरा 19
62, और 62 के बाद में चौथा आम चुनाव 1967 में होता है। 1967 का जो चुनाव था उसे कहा जाता है, कई जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने कहा इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। राजनीतिक भूकंप। और क्यों दी राजनीतिक भूकंप की संज्ञा? क्योंकि कांग्रेस की सीटें कम हो गई। और कितनी? केवल इस चुनाव में कांग्रेस को सीटें प्राप्त होती हैं 283। तो था ना पहले 361, फिर 300 कितनी थी शुरुआत में, 364, फिर 371, फिर 361, यहां 300 वाली सीरीज ही गायब हो गई और कितने पे आ गए? 200 पे आ गए। इसीलिए इसको कांग्रेस के लिए एक तरह से राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार बची रही केंद्र में, लेकिन राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। और 9 राज्यों में उस समय कहा जाता था यदि हम दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठे, हावड़ा कहां पर है? कोलकाता। दिल्ली से यदि हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठे हैं तो ये किसी एक भी ऐसे राज्य से नहीं गुजरती है जहां कांग्रेस सरकार में हो या सत्ता में हो। क्योंकि दिल्ली से अगर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी झारखंड बन गया, उस समय बिहार था, फिर पश्चिम बंगाल, तो कोई भी इतनी बड़ी लंबी दूरी तय करने के बाद में एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां पर कांग्रेस की सरकार हो। पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली गई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इसीलिए यह क्या था? राजनीतिक भूकंप था। लेकिन 1967 पे अगर सामान्य तौर पर चुनाव होता है तो इसमें भी अगर 5 जोड़ेंगे तो कब होगा? 67 में 5 जोड़ेंगे तो 1972। लेकिन 72 में चुनाव नहीं हुआ, इंदिरा गांधी ने पहले ही चुनाव करवा दिया, उसको लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की और चुनाव होता है 1971 में। और इस चुनाव तक कुछ कार्य ऐसे किए इंदिरा गांधी ने, जैसे प्रीवी पर्स को समाप्त करना, प्रीवी पर्स को समाप्त करना। दूसरा काम 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तीसरा काम भू प्रबंधन। बड़े बड़े जो जमींदार थे, बहुत ज्यादा जमीन थी जिनके पास में, उनकी बजाय जो जमीन को बो रहा है, कोशिश ये की गई कि उसी को जमीन दी जाए, तो भू प्रबंधन। और सबसे बड़ी जो बात है, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, कौन सा? गरीबी हटाओ। प्रीवी पर्स क्या था? हमने पढ़ा है उस पार्ट में कि राजा महाराजाओं की रियासत का विलय किया गया, तब उनसे यह वादा किया गया कि हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, यानी कुछ पेंशन देंगे। आपका भू क्षेत्र है, जितने भौगोलिक क्षेत्र को आप नियंत्रित करते हैं, जितनी जनसंख्या आपके अंडर आती है, उसके हिसाब से उनका प्रीवी पर्स निर्धारित किया गया। जिस राजा का जितना बड़ा भू क्षेत्र, जितनी ज्यादा जनसंख्या, उसको उतनी ही मात्रा में पेंशन दी जाती थी, उसे प्रीवी पर्स कहा गया। जब ये प्रीवी पर्स समाप्त किया गया, इंदिरा गांधी ने जब ये प्रीवी पर्स समाप्त करने की बात की, तो कांग्रेस के एक नेता थे जो इस बात से नाराज हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कौन थे? मोरारजी देसाई। इनका ये मानना था कि भाई ये जो इन रियासतों का हमने विलय किया, मोरारजी देसाई, तो रियासतों का विलय किया तो एक वादा किया था गवर्नमेंट ने कि भाई हम आपको क्या देंगे? प्रीवी पर्स देंगे, और ये आप अब समाप्त करने जा रही हो, तो ये राजाओं के साथ क्या होगा? विश्वासघात होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी बात नहीं मानी
और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। ये कहा कि भाई हम संविधान में उस समानता का अधिकार देते हैं, उसकी पालना कैसे होगी। फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। गरीब लोग तो बैंक में जाते ही नहीं थे, ज्यादातर बैंकों में किसका काम था, पूंजीपति लोगों का, पैसे नहीं थे लोगों के पास इतने कि वो बैंक में जाएं। तो यहां इंदिरा गांधी ने लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए, और क्योंकि नारा ही उनका ये था गरीबी हटाओ, अभी किया ना सरकार ने जन धन योजना चला रही है कि लोगों के खाते खोले गए, तो योजना इस तरह से खाते तो उस समय नहीं खोले गए, लेकिन गरीबों को बैंकों तक पहुंचाने के लिए उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब वो बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे वो किस में आ गए, सरकारी क्षेत्र में आ गए। एक तरह से समाजवाद की शुरुआत होने जा रही है। और तीसरा भू प्रबंधन। तो ये जो इस तरह के मामले, मतलब इंदिरा गांधी जो है लोकप्रिय हो गई जनता में। लोगों को ये लगने लगा, चाहे हम गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका एक तरह से ये हो गया कि भाई कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। और ये जो पहले एक टैग लगा हुआ था कि भाई ये भू संपत्तियों की पार्टी है, राजा महाराजाओं की पार्टी है, संपन्न वर्ग है उनकी पार्टी है, वो टैग हटा दिया। और इंदिरा गांधी एक तरह से आम जन की पार्टी इसको बनाना चाहती थी, और उसमें लगभग वो सफल भी रही। और दूसरी तरफ उनके सामने चुनाव कौन लड़ रहा था, सिंडिकेट के नेता। सिंडिकेट के नेताओं ने कई पार्टियां बनाई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टी, और उनका एक ही नारा था, उनका नारा था इंदिरा हटाओ। उनका नारा क्या था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी कह रही है गरीबी हटाओ, और वो क्या कह रहे हैं, इंदिरा हटाओ। अब जनता में मैसेज ये गया कि भाई इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, अगर कोई मुद्दा होता तो कोई ढंग की बात करते ही। इनका केवल टारगेट क्या है, इंदिरा गांधी है कि उसको हटाया जाए, जबकि इंदिरा गांधी हमारी भलाई के लिए काम कर रही है। और इस मैसेज को जाने का परिणाम यह हुआ कि ये जो चौथा 1971 में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी ने और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा, और दोनों पार्टियों ने यहां सीटें जीती, कितनी, 375। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकार ने इतनी सीटें जीती। हमने शुरू में क्या बात की थी, पहले 364, फिर दोबारा 371, फिर 371 के बाद में 361, 361 पे आए 283 के ऊपर, और यहां सीधा पहुंच रहे कहां पर, 375 पर। और 375 में भी मतलब इस समय न लाल बहादुर शास्त्री न जवाहरलाल नेहरू है, केवल इंदिरा गांधी। और 352 सीटें तो केवल कांग्रेस की हैं, 352 सीट प्लस बाकी कितने होंगे, 23 सीट यहां पर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा गठबंधन के आधार पर। एक चुनाव पूर्व गठबंधन होता है, दूसरा चुनाव के बाद में गठबंधन होता है। तो पूर्व जो गठबंधन किया उसका नतीजा आया, और 375 सीटें यहां पर इंदिरा गांधी जीतती है। 371 में सरकार बनती है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। एक इसमें आता है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद, ये नारा था राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया। गैर कांग्रेसवाद से मतलब क्या है कि भाई कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी हो वो हमें सरकार में लानी है, वो सत्ता में लानी है। उनका एक तरह से मानना था कि भाई कांग्रेस की बजाय चाहे कोई भी मिले, लेकिन हमें कांग्रेस को किसी भी तरह से सत्ता से हटाना है। लोगों को भी यही लग रहा था कि एक तरफ केवल इंदिरा गांधी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, और चुनाव यही जीतेंगे, लेकिन चुनाव का परिणाम इंदिरा गांधी के पक्ष में आया। इतना ही है इसमें, राष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना।
1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में किए गए। 1952 में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में आजादी के बाद से अब तक सत्ता में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी रही है। इतने समय तक सत्ता में रहने के कारण इसे कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। उसमें आता है ना कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। तो कांग्रेस प्रणाली इसीलिए कहा गया कि शुरुआत में 3 आम चुनावों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण, यह उस पार्ट में भी था, एक दलीय प्रभुत्व के दौर में। प्रभुत्व का कारण क्या था? यह आजादी के बाद से अब तक की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत कॉलेज है, वहां पर इसकी शुरुआत में स्थापना हुई 1885 में। यानी आजादी की विरासत कांग्रेस को प्राप्त थी और सबसे बड़ा संगठन था। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद थे, इसीलिए शुरुआत के चुनाव में कांग्रेस जीतती रही। दूसरा ये बता रहा है, ये सबसे मजबूत संगठन हो गया। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी, गांधी जैसे सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे। इंदिरा प्रियदर्शनी, जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को लाड प्यार में प्रियदर्शनी नाम से भी बोलते थे, इसलिए लिखा इंदिरा प्रियदर्शनी। आजादी की विरासत हासिल थी। राजीव गांधी तो बाद में आई, इसमें राजीव गांधी का शुरुआत के तो 3 चुनाव हुए, वहां तो राजीव गांधी का कोई रोल ही नहीं था। आजादी की विरासत हासिल थी। इस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन था, किसी एक वर्ग विशेष से पार्टी बंधी हुई नहीं थी। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में इस पार्टी को वोट मिलते थे। नेहरू जी की मौत के बाद उत्तराधिकार का संकट। 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो गई। ऐसी आशंका होने लगी कि देश टूट जाएगा, देश में सेना का शासन आ जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, अभी ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद, तो उस समय कहां था ताशकंद? सोवियत संघ में। फिर विघटन हो गया। कब हुआ था विघटन? 1991 में। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। उस समय भारत चीन युद्ध का नुकसान, आर्थिक संकट, सूखा, मानसून की असफलता, पाक से युद्ध जैसी घटनाओं से भारत गुजर रहा था। शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ व इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। संघर्ष हुआ तो इसमें इंदिरा गांधी विजय कैसे हुई? क्या माध्यम था? जो संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें गुप्त मतदान करवाया गया। क्या करवाया गया? गुप्त मतदान। और गुप्त मतदान के द्वारा 2/3 से ज्यादा वोट किसे मिले? इंदिरा गांधी को। तो इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया, यह मानकर वे दिशा निर्देशन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगे। ये बात बताई थी अभी कि वो जो सीनियर नेता थे, वयोवर्धन जो नेता थे, उनका ये सोचना था कि यदि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया तो मोरारजी देसाई तो पहले ही मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ के रह चुके थे? बंबई प्रांत के। और जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे थे, इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी को केवल इसलिए बनाया कि एक तो लोगों की सहानुभूति होगी कि भाई ये नेहरू जी की पुत्री हैं, और दूसरा किसी भी मामले में सलाह मशवरा करना चाहेंगी तो हमारे से आकर के करेंगी, तो हमारी भी कुछ ना कुछ सरकार में हस्तक्षेप रहेगा, हमारी भी चलती रहेगी। तो प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया,
यह मानकर वे दिशा निर्देशन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। देश का चौथा आम चुनाव। देश की खराब स्थिति और अनुभवहीन नेता होने के कारण विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनावों का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, क्योंकि शुरुआत में जो चुनाव होते थे ना, वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ करवाए जाते थे। देश में चुनाव हमेशा की तरह आराम से हो गए, पर उनके नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों ही जगह गहरा धक्का लगा। कांग्रेस किसी तरह से लोकसभा में सरकार बनाने में सफल रही, पर सीटों और मतों की संख्या दोनों में ही भारी गिरावट आई। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए। कई बड़े नेता मतलब इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो नेता थे उस समय, उसमें से लगभग आधे मंत्री चुनाव हार गए। और के कामराज जो पार्टी के अध्यक्ष थे शुरुआत में, वो के कामराज तमिलनाडु से खुद भी चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति उस समय कांग्रेस की थी। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव हार गए। चुनाव के नतीजों को राजनीतिक, देखो ये आया है यहां पर, भूकंप की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि कौन से चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। तो चौथा आम चुनाव 1967 में जो हुआ, उसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस 9 राज्य 7 राज्य में तो सीधे ही हार गई चुनाव, और 2 राज्य में सरकार बनने वाली थी, लेकिन कुछ नेताओं ने दल बदल कर लिया। दल बदल समझते हैं? दल बदल, दल बदल करने का मतलब है कि किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। प्रतीक, कांग्रेस पार्टी का हाथ है, बीजेपी का कमल का फूल है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। ये क्या है? ये सिंबल है, चुनाव चिन्ह है। कोई नेता जनता में पब्लिक के सामने जाता है और उस चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद में जब जीत जाता है तो अवसरवादी होने के नाते कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरह के दल बदल हुए। तो दो राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो पहले तो 7 राज्यों में तो वैसे हार गई, और प्लस 2 और, तो कितने हो गए कुल? 9 राज्य, यानी 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई। इस दल बदल से ही हमारी राजनीति में एक जुमला प्रसिद्ध हुआ, जिसे कहते हैं आया राम गया राम। आया राम गया राम, मतलब ये ना, आया राम और गया राम की राजनीति कर रहा है। आया राम और गया राम का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? एक हरियाणा के विधायक थे। कहां के थे? हरियाणा। हरियाणा के विधायक थे, नाम था उनका गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। गयालाल ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके यूनाइटेड फ्रंट दूसरी पार्टी में चले गए, और यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आ गए, और फिर कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यानी 9 घंटे में इन्होंने 3 बार पार्टी बदली। तो कांग्रेस के एक नेता उस समय किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये गया राम था, लेकिन अभी क्या है? आया राम है। यानी गया राम था, नाम तो गयालाल है, तो गया राम था का मतलब पहले पार्टी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब वापस आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? आया राम है। उससे पहले आया राम और गया राम को कोई नहीं जानता था, लेकिन वहां से ये एक जुमला हमारी भारतीय राजनीति में कि आया राम गया राम, मतलब दल बदल लेंगे। तो कांग्रेस 9 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल में सरकार नहीं बना सकी। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे, अलग अलग भागों में है। ज्यादातर हालांकि उत्तर भारत में है, क्योंकि दक्षिण भारत का तो इनमें केवल एक ही राज्य है, ये मद्रास। 2 राज्य, एक मद्रास और दूसरा केरल। फिर ये पूर्व में पड़ जाता है, बंगाल और उड़ीसा। ये हमारे मध्य प्रदेश, नाम ही मध्य प्रदेश है, बीच में सेंटर में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। ये देखते हैं तो उत्तरी राज्यों में। तो इस पार्टी ने हिंदी का राजभाषा के रूप में विरोध किया तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला, इसका नाम दिया है डीएमके। डीएमके का मतलब है द्रविड़ मुनेत्र कषगम। ये एक पार्टी थी जो तमिल भाषा को ज्यादा मान्यता देती थी और हिंदी का विरोध करती थी। हिंदी का विरोध करने के नाते ये पार्टी वहां पर सत्ता में आई तमिलनाडु में। ये बता रहा है कि इस पार्टी ने हिंदी का राजभाषा के रूप में विरोध किया और इस पार्टी ने सरकार बनाई। गैर कांग्रेसवाद, जो दल अपने, देखो ये कहा किसने, ये नाम भी दिया इसमें, समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने, जो दल अपने कार्यक्रम व विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, एकजुट हुए तथा उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक गैर या कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। गठबंधन, गठबंधन उस स्थिति को कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां साथ में मिलकर सरकार बनाती हैं। ये बनती हैं लिखा है इसमें, बनाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता, यानी किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली होती कि वह अकेले सरकार बना सके। तुम बताया गठबंधन दो तरह से, एक चुनाव पूर्व और एक चुनाव के बाद में। चुनाव पूर्व तो गठबंधन केवल चुनाव लड़ने के लिए बनाया जाता है कि भाई हमारे वोटों का बिखराव नहीं हो, वोटों का बंटवारा नहीं हो, एक सी विचारधारा की दो पार्टियां हैं तो आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं। भाई एक सीट के ऊपर उसी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे तो वोट बंट जाएंगे उनके, और यदि एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो दोनों के वोट एक जगह आ जाएंगे। तो चुनाव पूर्व गठबंधन इसलिए किया जाता है कि चुनाव में वो वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, वोटों का बिखराव नहीं हो। और चुनाव बाद में गठबंधन क्यों किया जाता है कि केवल सरकार बनाई जा सके। अगर किसी पार्टी की सरकार में सीटें कम पड़ रही हैं तो चुनाव बाद में भी गठबंधन कर लिया जाता है। विचारधारा का तो एक तरह से हम राजनीति में कह सकते हैं कि भाई एक नाम ही है, नहीं तो उस समय स्थिति ये थी कि दक्षिणपंथी पार्टी हो, वामपंथी पार्टी हो, मार्क्सवादी पार्टियां जनसंघ के साथ मिलकर के पंजाब में वो सरकार बना रही हैं, जबकि जनसंघ की विचारधारा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत हैं। जनसंघ को दक्षिणवादी पार्टी माना जाता है, दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है, जबकि मार्क्सवादी पार्टी को वामपंथी पार्टी माना जाता है। लेकिन पंजाब में जब बारी आती है सरकार बनाने की तो दोनों एक ही मंच के ऊपर आ गए और वहां पर सरकार बनाते हैं। एक वो आपका अकाली दल था, एक संत ग्रुप कहते हैं, एक मास्टर ग्रुप, दो ग्रुप थे अकाली दल के, वो भी एक ही मंच के ऊपर आए केवल सरकार बनाने के लिए। वो है ना हिंदी में एक मुहावरा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इस तरह की स्थिति उस समय पंजाब में थी। अलग अलग कोई भी विचारधारा है, कोई भी पार्टी है, मिलकर के केवल सरकार बनाने के लिए एक मंच पर आ जाए। तो गठबंधन इस तरह का है। दल बदल, जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर, ये इसकी दल बदल की परिभाषा है कि चुनाव जीत जाए व चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक, हरियाणा के, देखो ये नाम दिया है यहाँ पर, गयालाल ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। उनके ही नाम पर आयाराम गयाराम का जुमला बना। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है। सिंडिकेट, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। पार्टी के संगठन पर नियंत्रण, क्योंकि इसी संगठन के नेता थे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, एस निजलिंगप्पा। सिंडिकेट के नेता राज्य के कामराज, मद्रास मिड डे मील शुरू करने के लिए प्रसिद्ध एस के पाटिल, ये बंबई के थे। शहर के एस निजलिंगप्पा मैसूर के हैं, कर्नाटक। एन संजीव रेड्डी, यानी एन का मतलब नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश। अतुल्य घोष, पश्चिम बंगाल। अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ये नेता थे और ये सारे नेता कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस के उस गुट को क्या कहा जाता है? सिंडिकेट कहा जाता है। कांग्रेस का विभाजन, सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत व कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी। हालांकि यहां चुनाव जरूर हारते हैं एन संजीव रेड्डी,
लेकिन एन संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बनते हैं देश के, तो इनके साथ एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है। एन संजीव रेड्डी हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। 1977 में किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की। और उस समय जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो इन्हीं एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध देश का राष्ट्रपति बनाया गया। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ये देखो वह है नीचे रिक्विजिनिस्टी है, ये रिक्विजिनिस्ट नहीं है, रिक्विजिनिस्ट में विभाजित हो गई। कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। सिंडिकेट समर्थित ग्रुप कांग्रेस ओ, इंदिरा गांधी समर्थित ग्रुप कांग्रेस आर। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, ये पुनर्स्थापन कब होता है? 1971 के चुनाव के बाद। अब कांग्रेस पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों व हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, यहां कांग्रेस के लिए दिया है इन्होंने 352 सीटें प्राप्त की। और कुल कितनी सीटें आई? 375। 375 किस लिए आई? 23 सीट किसकी है इसमें? माकपा, सीपीआई, दोनों ने गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा था, गठबंधन बना करके। तो 23 सीटें माकपा की और 352 सीटें कांग्रेस की। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा व गरीबी हटाओ का नारा दिया। ग्रैंड अलायंस ने एक ही नारा था उनके पास में, इंदिरा हटाओ। ग्रैंड अलायंस गैर साम्यवादी एवं गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों का चुनावी गठबंधन। वैसे चुनाव में 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। तो इस तरह से 1971 के बाद में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी।